स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और ये जो मैं सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम अब पहले सोम होता था, और या फिर आप लोग इसको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं तो फिर आपका ये नाम मॉस होता था। इसका नाम अब चेंज करके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कर दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसको हम लोग पहले नाम देते थे क्या, सोम नाम देते थे इसको हम लोग, या फिर मैकेनिकल वाले लोग इसको नाम मॉस देते थे। यहाँ सोम का मतलब था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और मॉस का मतलब था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे चैप्टर्स हैं जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ऐड किए गए हैं। मैं सारे चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूँ। पहले इस वीडियो में सारे चैप्टर्स को बताऊंगा, सब में क्या है, कितना वेटेज होता है और किसको पढ़ने से आप एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर आपका है जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था। किसी समय में ये मैकेनिक्स वाला चैप्टर था, आपके फर्स्ट ईयर में आता था, लेकिन अब ये किस में कर दिया है, आपके या मैकेनिक्स स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो है उस चैप्टर में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल है ना, उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। और ज़्यादातर हम लोग वैसी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखती हैं। इससे नहीं मतलब है कि उसका कलर कैसा है, ये प्रॉपर्टी है उसकी कलर, लेकिन हमें कलर से क्या लेना देना। हमें बेसिकली प्रॉपर्टी में उसका लोड के इफेक्ट में जो वो बिहेव करेगा उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, कि किसी भी मेटल पर या किसी भी मटेरियल पर जब लोड अलग अलग तरह का लगता है, लोड भी कई टाइप के होंगे, और हर लोड के इफेक्ट में वो कैसा बिहेव करेगा, तो उनकी उस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं इस पर आऊँगा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्यों इसको पढ़ें। सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में इसलिए ही हम लोग पढ़े ताकि हमें मटेरियल्स की जनरल प्रॉपर्टी का नाम पता चल जाए, और हम जब जाएं किसी मटेरियल को लेने के लिए तो चेक करें कि उसमें वो प्रॉपर्टी कैसी है, और अगर अच्छी रहेगी तो हम लेंगे और नहीं अच्छी रहेगी तो नहीं लेंगे। सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ वायर, एक आपको तार खींचनी किसी मेटल की, तो आपको ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो हाईली डक्टाइल हो। ठीक है ना, जिसमें डक्टिलिटी हाई होगी तो ही वो उसका वायर बना सकते हैं आप। तो ductility is the property of material by virtue of which it can be drawn into a small diameter wire। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ डक्टिलिटी का, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, मैथमेटिकल पैमाने पर भी इसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, जो आपका है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होता है, किसी भी मटेरियल पर लोड के इफेक्ट में अंदर से रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होते हैं, और दोज रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड स्ट्रेस। Stress are the internal resistive force per unit area। Stresses are internal resistive force per unit area। अब वो डिपेंड करता है कंप्रेसिव टेंसल बेंडिंग कैसा स्ट्रेस होगा, तो डिपेंड करता है कि वो लोड कैसा लगा रहा है आपको। ठीक है, तो उसके प्रभाव में ही उसमें स्ट्रेस जनरेट होंगे। इज दैट क्लियर? तो हमने ये देखा कि लोड के अलग अलग इफेक्ट में उसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होंगे, और उसके साथ साथ उसमें स्ट्रेन होगी। इसमें हम लोग को पूरे चैप्टर में स्ट्रेस कई तरह से जनरेट होते हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड स्ट्रेन के बारे में, और साथ ही साथ कुछ इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, जो कहीं ना कहीं मटेरियल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में किसी भी मटेरियल पर जब लोड लगता है, बेसिकली आप एक चीज समझिए, डिटेल में तो मैं और चीजों को पढ़ाऊंगा, बस इतना आपको मैं एक सिंपल बात बता दूं। देखिए किसी भी बॉडी पर, सिंपल सी चीज समझिएगा, किसी भी बॉडी पर, ठीक है, अगर आप लोड लगाएंगे, ठीक है, सपोज करिए इस बॉडी पे आप लोड लगाएंगे, तो देयर आर टू चांसेस और टू पॉसिबिलिटीज। क्या है? द फर्स्ट वन इज कि इस फोर्स के इफेक्ट में बॉडी यहां से डिस्प्लेस होकर के एक नई पोजीशन पर पहुंच जाए, बॉडी यहां से डिस्प्लेस होकर के एक नई पोजीशन पर पहुंच जाए। द फर्स्ट चांस इज, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हट जाना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अ बॉडी स्टार्ट मूविंग एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। कहेंगे सर ये इतना आप इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, बॉडी फोर्स के इफेक्ट में डिस्प्लेस कर गई, तो ये हम मानते हैं कि ये बॉडी का शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और इनके मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। बॉडी के दो मॉलिक्यूल अगर थे तो उनके बीच की दूरी अगर a थी, तो लोड लगाने पर उनके बीच की दूरी नहीं बदली, बॉडी बस दूसरी जगह शिफ्ट हो गई,
और डिस्प्लेस होगी। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को इस टाइप से रखता, ये बॉडी में इस बॉडी पर फोर्स लगाते लेकिन हम इसको डिस्प्लेस नहीं होने देते, लाइक हम इसको क्या करते, यहीं पर कोई दीवार वगैरह या रिजिड चीज से रोक देते और फिर फोर्स लगाते, तो क्या होता बताइए, लोड वही है लेकिन अब बॉडी के अंदर क्या होगा, ये बॉडी दबेगी और दब करके इस टाइप से शेप बनाएगी और ये जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर थे ना, उनके मॉलिक्यूल्स की बीच की दूरी भी क्या होगी, घटने लगेगी। यानी बॉडी जो है वो पहले से अब अगर लोड का इफेक्ट देखा जाए तो ये बॉडी पहले से क्या हो जाएगी, अब छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है ना, यानी इस डायरेक्शन में इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि उधर से रिजिड वॉल या है, रिजिड कोई बेस है और यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेस नहीं हो पाई, तो डिस्प्लेसमेंट रोकने की वजह से उसमें क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, उसमें क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो एक चीज जान लीजिए, दोनों टर्म अलग अलग हैं, द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकंड वन इज डिफॉर्मेशन। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, तय है डिफॉर्मेशन होगा। तो एक चीज जान गए हम यहाँ से क्या, कि डिफॉर्मेशन अगर तभी होता है जब बॉडी अच्छा डिफॉर्म होगी तो ये अंदर से क्या करेगी, स्ट्रेस जनरेट करेगी, अपने आप को दबाने से रोकेगी। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, देखिए पूरा जो आपने मैकेनिक्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिक्स पढ़ा, उस मैकेनिक्स वाले टॉपिक में जितना भी आपने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा था केवल रिजिड बॉडी का एनालिसिस। रिजिड बॉडी का मतलब, रिजिड बॉडी इज द बॉडी विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड, मतलब ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो सकती। मतलब लोड के इफेक्ट में जब आप मैकेनिक्स पढ़े थे तो बताइए कोई भी बॉडी में ऐसा हुआ था कि साइज छोटी बड़ी या अंदर स्ट्रेस की बात पूरे मैकेनिक्स में कहीं नहीं होगी। मैकेनिक्स में कहीं भी स्ट्रेस की बात नहीं होगी। मैकेनिक्स का मतलब है वेरिग्नॉन थ्योरम, लामी थ्योरम, लोड लगा तो फ्रिक्शन है, पुली है, मतलब फ्रिक्शन से रोड में क्या स्ट्रेस आया उस पर बात नहीं की गई, बस ये देखा गया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स अगेंस्ट मोशन। तो अब एक चीज आपने देखा कि एक तरह से फोर्स है, उसको लगने के इफेक्ट में बॉडी मूव कर जा रही थी, तो वो सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था क्योंकि बॉडी को रिजिड माना गया था। किसमें, मैकेनिक्स में। तो जब बॉडी को रिजिड माना जाएगा पूरे मैकेनिक्स में, तो हम लोग जितना भी टॉपिक रिजिड बॉडी से पर लोड से पढ़ेंगे वो सारा टॉपिक मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और जहां ही बॉडी पर लगाने पर रिजिडिटी उसमें खत्म होगी, वो बॉडी प्लास्टिक या इलास्टिक हो जाएगी, तो उसमें होगा डिफॉर्मेशन, एंड एनालिसिस ऑफ डिफॉर्मेशन विल बी स्टडीड इन दिस टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और द होल सोम पार्ट। सोम पार्ट इज डील, मतलब सोम पार्ट डील्स विद द डिफॉर्मेबल बॉडी एंड मैकेनिक्स पार्ट डील्स विद द रिजिड बॉडी। ये बेसिक अंतर है सोम और मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स पूरा रिजिड बॉडी के साथ डील करेगा और सोम पूरा का पूरा डिफॉर्मेबल बॉडी के साथ डील करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है चीजें? तो मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बता दिया कि सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हमें क्या करना है। फिर इसी तरीके से आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं इससे। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग इसको सीरियस लेके पढ़ते हैं, आपके अगर सीनियर्स से बात करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं देखो कोई चैप्टर को ऐसा नहीं कि बहुत डरा डरा के आपको कहने वाला हूँ ये ऐसे कर लो वो ऐसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और सबको आपको एक टाइम देना है, जैसा इसको पढ़ना वैसे ही सारे चैप्टर को पढ़ना है। और कोई चैप्टर कठिन मुश्किल आसान कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे हैं। अगर आप ध्यान बनाए रखेंगे सब समझ में आएगा। तो लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम करता है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको मैं प्रॉब्लम होने दूंगा अगर आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इससे आगे की बात। तो देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में देखिए कोई भी बीम होती है या फिर कोई भी फ्लेक्सरल मेंबर होता है। फ्लेक्सरल मेंबर क्या है, जो ऐसे मेंबर हों जिन पर सपोर्ट लगे और ऊपर से ट्रांसवर्स लोडिंग हो रही है। तो इस लोड के इफेक्ट में बीम के अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग कटने का चांस यानी शियर का चांस और मुड़ने का चांस होता है। तो इसको इस बीम पर कितना शियर फोर्स आ रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट इज द मोमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू बेंड द एक्सिस ऑफ द बीम। मतलब बेंडिंग मोमेंट एक तरह का मोमेंट है जो बीम, जिसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वो बीम या किसी फ्लेक्सरल मेंबर के एक्सिस को मोड़ देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये जो बीम है आपकी पूरी, वो उसके एक्सिस को मोड़ने का प्रयास करेगा, तो उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहेंगे।
तो अलग अलग सेक्शन पर मुड़ाव अलग अलग होगा। लाइक अगर यहाँ से देखें तो सबसे ज्यादा टूटने का चांस तो किसी चीज को यहीं से होता है, बीच से, यानी यूजुअल केसेस में बीम यहाँ से टूटना चाहती है तो इस पर उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सबसे हाई होता है। कैसे निकालेंगे, कितना है, कैसे, ये सारी बातें तो चैप्टर में करेंगे, लेकिन मैं बता दिया कि इस चैप्टर में आपको निकालना क्या है। तो बेंडिंग मोमेंट और जब शियर फोर्स लगेंगे तो फोर्स के साथ साथ स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, क्योंकि जब भी किसी बीम को आप मोड़ रहे हैं और वो मुड़ नहीं रही है, अपने आप को मोड़ने से बचा रही है, इसका मतलब वो अंदर से भी एक फोर्स लगा रही है कि आई डोंट वांट टू बी कंप्रेस्ड और आई डोंट वांट टू बी टेंस्ड। तो वो चाहती है कि मेरे ऊपर कोई दबाव ना लगे, या लगे तो मैं अंदर से उसको रजिस्ट कर दूं। एंड दिस रजिस्टिव फोर्स इज अपोजिट इन नेचर और अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर है? तो जब भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएंगे तो उनके साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस भी डेवलप होंगे, जिनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी जरूरत पड़ती है। ये सेक्शन की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में मैंने आपको सीनियर्स को पढ़ाया है। जिनको भी दिक्कत हो रहा है इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लें। सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी आगे की पढ़ाई में ये चैप्टर आपको काफी ज्यादा परेशान करता है, तो मैं जब इसको पढ़ाऊंगा ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो मैंने इन चैप्टर्स के बारे में बताया। अब बात करते हैं इसके बारे में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कोई भी बीम जब इसी तरीके से लोड लगता है, इसी तरीके से लोड लगता है, तो बीम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। बीम के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये बीम पर जब लोड लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में झुकने का प्रयास करेगा। तो हमेशा जो ये होता है, ये हिस्सा वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपनी जो बेसिक पोजीशन है उससे हटना, डिफ्लेक्ट होना, नीचे की तरफ झुक जाना। डिफ्लेक्शन मतलब बेसिकली झुकाव होता है, ठीक है ना। विक्षेप इसको हिंदी में बोलते हैं। तो विक्षेप या डिफ्लेक्शन यानी ये नीचे की तरफ झुकाव इसका। तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। तो कितना हो रहा है ये कैसे पता करेंगे, वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी बीम में डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ उसका ये स्लोप, मतलब वो अपने एक्सिस पर पहले थी तो उससे कितना उसका स्लोप बन रहा है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ होता है, डिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हुआ है, डिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हुआ है, हर जगह डिफ्लेक्शन हुए हैं, लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन कम है और यहाँ ज्यादा है। इसी तरह स्लोप भी हर जगह है, यहाँ पे कम है, देखिए यहाँ पे स्लोप 0 हो गई है, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इससे सबसे ज्यादा एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्लोप किनारे पे, ज्यादातर केसेस में, हर बीम में नहीं, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, किनारे पर स्लोप ज्यादा है और बीच में डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना, जैसे कितना डिग्री का स्लोप है और कितना mm या कितना सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है, इसको निकालेंगे यहाँ पे। फिर देखेंगे कि क्या वो मानक से ज्यादा है, मानक का मतलब होता है क्या वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो हम उसको सुधारेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है पूरे चैप्टर में ना केवल बीम 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 बीम। मेरा एक मित्र था, हम लोग के साथ पढ़ता था, तो कहता था किताब का नाम सोम मत रखो, बीम रख दो। हिंदी में नाम होता था धर्म। मित्र था मेरा, मेरे साथ पढ़ता था, तो कहता था किताब का नाम जो है सोम से बदल के धर्म रख दो, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिएगा कि इसमें मेन चीज क्या होती है, कॉलम एकमात्र वर्टिकल मेंबर आपको मिलेगा, या फिर यूं कह लें, जब हम लोग के टाइम में तो ये चैप्टर होता नहीं था, जब हम लोग करते थे पढ़ाई तो उस समय ये चैप्टर सोम में नहीं होता था, मैकेनिक्स में होता था, ठीक है। तो आप आज के डेट में ये चेंज हो चुकी है चीजें। कॉलम जो चैप्टर है वो कॉलम और स्ट्रट के नाम से होता था। तो कॉलम में हम लोगों को पढ़ना है कि जब किसी कॉलम पर लोड लगता है तो शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मिडल कॉलम कितने टाइप्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, इनर्शिया का इफेक्ट कॉलम की स्ट्रेंथ पर क्या पड़ता है, दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। एनालिसिस ऑफ ट्रसेस का मतलब होता है कि जब कोई ट्रस बनाई जाती है इस टाइप से, आप कोई भी ट्रस ऐसे देखेंगे, ट्रस मतलब क्या है, ट्रस इसके बारे में अगर बात कर लें तो एक ये क्या है, ट्रस क्या होती है, एक तरह का ट्रायंगुलर फ्रेम होता है, ठीक है ना। फ्रेम तो बहुत सा, फ्रेम तो कई साइज के हो सकते हैं, लेकिन ट्रस में सारे फ्रेम ट्रायंगुलर होंगे, जितने भी देखेंगे वो ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ट्रायंगुलर फ्रेम इज कॉल्ड ट्रस। और ट्रस किस लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, वो चैप्टर पढ़ाते समय मैं बताऊंगा आपको डिटेल में।
कि वाई ट्रस, जब बीम थी तो ट्रस की जरूरत क्या थी, या फिर छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं ट्रस वाली। देखते होंगे वर्कशॉप या बड़े बड़े स्पैन पर ट्रसेस का यूज ज्यादा किया जाता है, चादर डाल दी जाती है उसके ऊपर, तो उनको कहते हैं कि स्लोपी रूफ्स बनाई जाती हैं। ठीक है, ट्रसेस के बारे में आई होप सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, लेकिन जो पहला चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है उसके बारे में यहाँ पर आपसे बात कर लूँ। इस चैप्टर में हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल्स का वर्गीकरण, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर उसकी जनरल प्रॉपर्टी, जैसे इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किन मटेरियल को इलास्टिक कहेंगे, किनको प्लास्टिक कहेंगे। तो आप एक चीज जान लीजिए, जो आपके मन में धारणाएं और इलास्टिक प्लास्टिक को लेकर बनी हुई हैं उसको बदलने का वक्त आ गया। अगर आप केवल फर्स्ट ईयर में हैं या अपने अभी भी थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे हैं तो ये चीजें आपको थोड़ी डराने वाली हैं। जैसे मैं कहूंगा कि हीरा यानी डायमंड एक इलास्टिक मटेरियल और रबर एक भंगुर यानी ब्रिटल पदार्थ। तो अगर आपको ये सुन के अटपटा लग रहा है तो क्लास आपके लिए जरूरी है, करते रहिएगा। मैंने क्या कहा कि डायमंड एक इलास्टिक मटेरियल है और रबर एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, इस दोनों बातों में आपके मन में जो उनकी छवि बनी हुई है आज तक, अगर आप नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं और आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं तो जानिए कि यही सत्यता है। इसके बारे में बाद में डील किया जाएगा हम लोग कि क्या कौन किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, डक्टिल मतलब तन्यता, प्लास्टिक मतलब सुगट, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ, ये सब इनके हिंदी नाम है। ठीक है, मैं पढ़ाते समय ज्यादातर इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स का यूज करता हूँ। रीजन, क्योंकि जो क्लासेस मेरी लेके जाए बच्चा आगे, जब वो जेई बने या बनने के लिए तैयारी करे, मुझसे पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन क्लास मुझसे जो पढ़ते हैं उनको ये फायदा होता है कि जब मेरी ही जेई की क्लास में या कहीं जेई की क्लास में तैयारी करने जाते हैं तो उनको ज्यादा कुछ नया नहीं सीखना होता है। कम से कम भाषा में प्रॉब्लम नहीं होती है, लैंग्वेज में, क्योंकि जेई बनने के लिए आजकल के समय में इंग्लिश जरूरी हो गई है। कम से कम थोड़ी सी, मतलब एकदम वो नहीं कि आपको शशि थरूर बनना है, इंग्लिश नॉर्मल आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, अब दूसरा इसी में टॉपिक क्या है सब, और इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट एंड टॉर्जन टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको पढ़ने हैं। किसी भी मटेरियल पर टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है, टॉर्जनल टेस्ट किया जाता है, उन सारे टेस्ट को भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। मटेरियल की प्रॉपर्टी बतानी है और उन पर होने वाले टेस्ट जिससे उनका रिजल्ट निकलता है ये बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंट्रोडक्शन वाली समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसके बाद मेन टॉपिक जो असल में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा इसमें आपको समझने वाली चीजें हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें मिलेंगी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, साथ साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, और एक चीज और क्लियर कर दूं, जो बच्चे जेई के पॉइंट है तैयारी कर रहे हैं और इसको वीडियो को देख रहे हैं उनको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए आप इसी लेक्चर के भरोसे मत रहिएगा। मैं लेक्चर डिफाइंड वे में लेके आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील नहीं करता हूँ डिप्लोमा की क्लास में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चीजों को मिक्स करूँ। देखिए, आपका जो टारगेट है उसको लेके आगे बढ़िए। आपने डिप्लोमा अगर अच्छे से नहीं किया है, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, यकीन मानिए बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपने जेई की क्लास में नहीं क्लियर किए होंगे, लेकिन इससे आप फाइनल टच नहीं दे पाएंगे अपनी तैयारी को। फाइनल टच के लिए मेरी ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन क्लासेस आएगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए ताकि मेरी कोई भी अपडेट्स आपको समय के अनुसार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट